Hello class, welcome to the channel. I hope you all are doing well. So हम यहाँ पर तैयारी करते हैं यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स 08 कोड के लिए, जिसमें हम कॉमर्स में नेट जेआरएफ सेट के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में हम तैयारी करते हैं। हम यूनिट 8 कर रहे हैं, जिसकी हमारी क्लास आज 6 रहेगी। हमारी यूनिट का नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। हमारी क्लासेस हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में रहती है, तो लैंग्वेज से रिलेटेड आपको किसी तरह का कोई भी बैरियर नहीं होगा। इससे पहले हमने यूनिट 1, यूनिट 3 एंड यूनिट 7 को पूरा कंप्लीट कर लिया है, और साथ में ही हमने इनके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करे हैं। जिन्होंने इन क्लासेस को नहीं किया है वो इन क्लासेस को कर सकते हैं। और चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मार्केटिंग डिसीजंस। अब हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग डिसीजन क्या होता है। अब मार्केटिंग डिसीजन वो होता है जब आपका मैनेजर जो आपके प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको फुलफिल करने के लिए जब मार्केट के अंदर डिसीजन लेता है। मार्केटिंग के अंदर कहाँ पर डिसीजन लिए जाएंगे? जो आपके 4 P's होते हैं, जिसके अंदर आपका प्रोडक्ट आएगा, प्राइसिंग आएगा, प्लेस आएगा एंड प्रमोशन आएगा। मार्केटिंग और क्या होता है? यही तो 4 चीज़ें होती हैं मार्केटिंग के अंदर। हम मार्केटिंग चैनल हमने पढ़े थे, उसके बीच में यही तो चीज़ें हैं। इन्हीं के बीच में तो हमको डिसीजन लेना है, और डिसीजन कौन लेगा? आपके मैनेजर्स लेंगे। और जो आपके प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स होंगे, आपके ऑब्जेक्टिव्स कुछ भी हो सकते हैं। आप कौन? बिजनेस के ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है सेल का एक्सपेंशन करना, हो सकता है कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवाना, हो सकता है प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना। तो ये सब आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए जब आपके 4 P's से रिगार्डिंग डिसीजन लिए जाते हैं, इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, उसको आप बोलते हो मार्केटिंग डिसीजन। या मार्केटिंग से रिगार्डिंग आपको किसी भी तरह का कोई भी निर्णय लेना है, कोई भी डिसीजन लेना है, वो सब आपका मार्केटिंग डिसीजन के अंदर ही आता है। ठीक है। द मार्केटिंग मैनेजर हैज़ टू टेक मैनी डिसीजन दैट अफेक्ट द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजर्स को ऐसे बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के डे टू डे एक्टिविटीज को इफेक्ट करते हैं। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव द प्री डिटरमाइंड मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जो आपके मार्केटिंग डिसीजन होते हैं, मार्केटिंग डिसीजन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो आपके प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल किया जाए, उनको अचीव करने के लिए डिसीजन लिए जाएं। ये किस चीज़ को डिफाइन करता है? द स्कोप ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्कोप क्या है, किस तरह का क्षेत्र क्या है, उसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सभी आपके मार्केटिंग डिसीजन में आएंगी। बेसिकली आपका मार्केटिंग डिसीजन क्या होता है कि जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए जो मैनेजर के द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू हर सिचुएशन में, उसको आप बोलते हो मार्केटिंग डिसीजन। की मार्केट से रिलेटेड जिस तरह का वो डिसीजन लिया जाएगा वो आपके मार्केटिंग डिसीजन हो गए। ठीक है। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ मार्केटिंग डिसीजंस। तो मार्केटिंग डिसीजन के टाइप्स क्या हैं? तो 4 P's जो हैं वही आपके मार्केटिंग डिसीजन के टाइप है। 4 तरह के आपके पास 4 P's हैं, वही आपके टाइप्स हैं। तो मार्केटिंग डिसीजन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 4 मेन टाइप्स ऑफन रेफर्ड टू एज द 4 P's ऑफ मार्केटिंग। आपके 4 P's ऑफ मार्केटिंग क्या है? प्रमोशन है, प्रोडक्ट है, प्राइस है एंड प्लेस है। तो इसी के रिगार्डिंग जब आपके डिसीजन लिए जाएंगे उसी को आप मार्केटिंग डिसीजन बोलते हो। सबसे पहले देखते हैं प्रोडक्ट डिसीजन। अब प्रोडक्ट डिसीजन क्या होता है? तो दिस इन्वॉल्व्स चॉइस रिलेटेड टू द डेवलपमेंट, डिजाइन एंड मैनेजमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो प्रोडक्ट से रिगार्डिंग जब आप डिसीजन लेते हो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट डिसीजन। अब प्रोडक्ट में किस तरह के डिसीजन लिए जा सकते हैं? प्रोडक्ट में आपके डिसीजन लिए जा सकते हैं डिजाइन से रिगार्डिंग हो गया, है ना, आपके मैनेजमेंट से रिगार्डिंग हो गया, प्रोडक्ट लाइन से रिगार्डिंग हो गया, प्रोडक्ट मिक्स से रिगार्डिंग हो गया। तो ये प्रोडक्ट्स क्वालिटी से हो गया, क्वांटिटी से हो गया, साइज से हो गया, कलर से हो गया, ये सब आपके किस में आएंगे? प्रोडक्ट डिजाइन में आएंगे। इससे रिलेटेड जब भी आपके कोई डिसीजन लिए जाएंगे वो सब आपके डिसीजन प्रोडक्ट डिसीजन के अंदर आएंगे। इसके अंदर आप इसी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, आप किससे रिगार्डिंग प्रोडक्ट में जो है डिसीजन ले सकते हो। जैसे आप इसमें डिसीजन ले सकते हो प्रोडक्ट डिजाइन एंड फीचर। किस तरह का डिसीजन ले सकते हो कि प्रोडक्ट का डिजाइन किस तरह के होगा और उसके फीचर उसमें आप क्या क्या रखोगे। तो इससे के रिगार्डिंग आप जो है डिसीजन ले सकते हो। ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग क्या रहेगी? जो आप प्रोडक्ट
प्रोवाइड करवाओगे, सर्विस प्रोवाइड करवाओगे कंज्यूमर को, उसकी ब्रांडिंग किस तरह की होगी, पैकेजिंग किस तरह की होगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड वैरायटी किस तरह की आप प्रोवाइड करवाओगे कंज्यूमर को, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट आप किस तरह से करोगे। अब लाइफ साइकिल में आपकी 4 स्टेजेस होती हैं, उन स्टेजेस से रिगार्डिंग आप किस तरह के डिसीजन लोगे, उसको किस तरह से आप मैनेज करोगे। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अगर आपके पास कोई नया प्रोडक्ट आया है उसको आप किस तरह से डेवलप करोगे। तो ये जितने भी आपके पास डिसीजन लिए जाएंगे ये आपके प्रोडक्ट से रिगार्डिंग डिसीजन होते हैं, जिसको आपके मैनेजर के द्वारा लिया जाता है और जो मार्केट को स्मूथली चलाने के लिए आपको लेने पड़ते हैं। तो ये है आपके पास प्रोडक्ट डिसीजंस। इसके बाद आपके पास आता है प्रोडक्ट मिक्स एंड प्रोडक्ट लाइन। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। अब प्रोडक्ट मिक्स आपका वो होता है जब आपके पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मार्केट के आपके बिजनेस के अंदर जितने भी मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं उन सभी प्रोडक्ट को आप इकट्ठे जब रखोगे, उन्हीं सभी प्रोडक्ट का सेट जो आप बनाओगे, हर प्रकार के वैरायटी को इसमें शामिल किया जाता है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स। मान लीजिए आपके पास एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो आपके पास साबुन बना रही है, शैम्पू बना रही है, एक ही कैटेगरी के। देखिए शैम्पू भी बना रही है, वो एक अलग अलग लाइन हो गई, साबुन बना रही है वो अलग लाइन हो गई, इसके साथ में वो टूथपेस्ट बना रही है, टूथब्रश बना रही है, तो अलग अलग कैटेगरीज होगी। शैशे के अंदर वो प्रोडक्ट्स ला रही है, वो बॉटल्स के अंदर प्रोडक्ट्स ला रही है। जितने भी प्रोडक्ट्स आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 10 तरह के अगर वो प्रोडक्ट बना रही है, उन सभी प्रोडक्ट्स को आप प्रोडक्ट मिक्स बोलोगे कि जितने भी प्रोडक्ट एक कंपनी बना रही है उनको आप प्रोडक्ट मिक्स की कैटेगरी में रखते हो। ठीक है। इट रेफर टू अ कंपनी कंप्लीट सेट ऑफ प्रोडक्ट्स, किसको रेफर करती है कि कंप्लीट सेट ऑफ प्रोडक्ट्स जो भी रहेगा उसको आप प्रोडक्ट मिक्स बोलोगे। इट इंक्लूड्स वेरियस प्रोडक्ट लाइंस टारगेटिंग डिफरेंट मार्केट सेगमेंटेशन, ये आपकी डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस को टारगेट कर सकती है, क्योंकि जो आपका प्रोडक्ट मिक्स होता है प्रोडक्ट मिक्स के अंदर ही आपकी प्रोडक्ट लाइन आती है। अब प्रोडक्ट मिक्स हैज डायमेंशंस, लाइक किस तरह का डायमेंशंस होने चाहिए प्रोडक्ट मिक्स के अंदर, विड्थ। अब आप ये देख सकते हो कि प्रोडक्ट मिक्स में विड्थ किस तरह की आप रखोगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस आपकी क्या रहेंगी, मतलब कि एक कंपनी कितने प्रोडक्ट्स को कैरी कर सकती है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन लाइंस कंपनी कैरीज कितने कर सकती है, वो आएगा विड्थ के अंदर। उसके बाद आपके पास आता है लेंथ, कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स किस तरह के रहेंगे कंपनी के पास, कितने टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स रहेंगे। अब डेप्थ आएगा, वर्जन ऑफर्ड, अब कितने गहराई के अंदर आपको वो प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करवा रही है कंपनी, किस तरह का प्रोडक्ट का साइज रहेगा, कलर रहेगा, किस तरह के वेरिएशन वो ऑफर कर रही है ईच प्रोडक्ट इन द प्रोडक्ट लाइन के अंदर, तो ये आएगा डेप्थ के अंदर। अब कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी आएगा कि रिलेटेडनेस ऑफ प्रोडक्ट लाइन, कितनी कंसिस्टेंसी से कितनी दक्षता से आपको जो है प्रोडक्ट लाइंस के अंदर प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब आपके प्रोडक्ट मिक्स के अंदर आता है। उसके बाद आपके पास आता है प्रोडक्ट लाइन। क्या होता है प्रोडक्ट लाइन, क्या होता है, एक सब सेट होता है प्रोडक्ट मिक्स का। अब जैसे एक कंपनी है, एक कंपनी आपको वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रही है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया साबुन आ गया, शैम्पू आ गया, टूथब्रश आ गया, टूथपेस्ट आ गया, वॉशिंग पाउडर आ गया, या मैनी काइंड ऑफ और भी हो सकते हैं। उसमें से आपने एक लाइन को पकड़ा, जैसे आपने टूथपेस्ट को पकड़ा, वो एक लाइन हो गई। टूथपेस्ट की कैटेगरी में जितने भी अलग अलग ब्रांडिंग उसकी अलग हो सकती है, लेकिन कैटेगरी तो एक ही है, बेच तो वो टूथपेस्ट ही रहे हैं, तो उसको आप बोलते हो प्रोडक्ट लाइन। एक ही सब सेट को जब आप उठाओगे उसको आप बोलते हो प्रोडक्ट लाइन। इन सभी प्रोडक्ट का एक ही एम होता है कि स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस को रीच करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहां से देख सकते हो एप्पल प्रोडक्ट लाइन इंक्लूड द आईफोन। अब एप्पल प्रोडक्ट लाइन में किस तरह के प्रोडक्ट्स को इंक्लूड किया जाता है, एप्पल तो एक ब्रांड है, उसके अंदर आपके पास आईफोन है, ये एक अलग लाइन है, आईपैड है, ये एक अलग लाइन है, मैकबुक है, ये एक अलग लाइन है। तो इस तरह से लाइन्स को जब आप इंक्लूड करते हो उसको आप बोलते हो प्रोडक्ट लाइन। ये एक प्रोडक्ट मिक्स का सब सेट होता है। तो प्रोडक्ट मिक्स में आपके ऑल प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, टोटल प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, प्रोडक्ट लाइन में आपका एक ही प्रोडक्ट आएगा जो एक ही कैटेगरी का होगा। तो ये था। इसके बाद आपके पास आता है कि प्रोडक्ट मिक्स एंड प्रोडक्ट लाइन आर टू की कॉन्सेप्ट इन मार्केटिंग दैट डिस्क्राइब हाउ अ कंपनी ऑर्गेनाइज इस प्रोडक्ट ऑफरिंग, कि जो भी एक कंपनी है अपने प्रोडक्ट को ऑफर कर रही है कंज्यूमर को, वो किस तरह के प्रोडक्ट किस तरह के अपने कंपनी को डिस्क्राइब करती है दूसरों के सामने। ये आपके पास दो एस्पेक्ट होते हैं। उसके बाद आपके पास आता है मार्केटिंग प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटजीज। अब प्रोडक्ट मिक्स जब आप करोगे इसके लिए आप किस किस तरह के स्ट्रेटजीज अपना सकते हो, तो देखते हैं कि अ कंपनी प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटजी डिटरमाइंस हाउ इट मैनेज इट्स प्रोडक्ट एस्टोरम्स, मतलब किस तरह से वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को
वर्गीकरण कर सकती है, कस्टमर की नीड के साथ मिल सकती है एंड स्टे कॉम्पिटिटिव रह सकती है। तो ये सब आपके स्ट्रैटेजी के अंदर आता है कि किस तरह से एक कंपनी है वो प्रॉफिटेबिलिटी को भी वर्गीकरण कर सकती है, प्रॉफिट भी अर्न कर सकती है, कस्टमर की नीड्स एंड सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग, डिजायर के अकॉर्डिंग उसको चीजें भी प्रोवाइड करवाएगी एंड फिर भी वो कंपटीशन में बनकर रह सकते हैं। तो इसके लिए उसको किस तरह के स्ट्रैटेजीज को अपनाना पड़ेगा? तो सबसे पहले उसको स्ट्रैटेजीज को अपनाना पड़ेगा एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी। एक बिजनेस क्या कर सकता है? अपने प्रोडक्ट्स की एक्सपेंशन कर सकता है, वो अपने प्रोडक्ट को एक्सपैंड कर सकता है, एलैबोरेट कर सकता है, ऐड कर सकता है न्यू प्रोडक्ट को, न्यू प्रोडक्ट लाइंस को, और एक्सटेंडिंग एग्जिस्टिंग वन इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्ट मिक्स विड्थ और लेंथ। एक ही प्रोडक्ट जो आपके पास एग्जिस्टिंग है, या तो वो नया प्रोडक्ट ला सकता है, या तो जो आपके पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की लेंथ एंड विड्थ को ही वो बढ़ा सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास डेफिनेशन है कि अपने प्रोडक्ट को एक्सपैंड करके वो मार्केट के अंदर स्ट्रेटजीज बनाकर नए प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग वो मार्केट के अंदर प्रवेश कर सकता है या प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई कर सकता है। अब इसके अंदर प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन, आप प्रोडक्ट लाइन को बढ़ा दो या तो आप प्रोडक्ट लाइन के अंदर एक नए प्रोडक्ट को ऐड कर दो, इस तरह से आप प्रोडक्ट मिक्स कर सकते हो। इसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्शन। एक तो आप एक्सपेंशन कर सकते हो, दूसरा आप कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि सिंप्लीफिकेशन कर दो। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उसमें से कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो प्रॉफिटेबल नहीं है, एट द पॉइंट आपके पास प्रॉफिटेबल नहीं है, तो आप क्या करो, उस प्रोडक्ट को हटा दो। जब आप उस प्रोडक्ट को हटा दोगे तब क्या होगा, जो उसमें कॉस्ट आपकी जा रही थी उसको आप कॉस्ट को कहीं और लगाओगे, वहां से आपको प्रॉफिटेबिलिटी हो जाएगी। तो इस तरह से आप कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हो, हटा सकते हो आप अपने प्रोडक्ट को। रिड्यूसिंग द प्रोडक्ट मिक्स बाय एलिमिनेटिंग अनप्रॉफिटेबल और नॉन परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स। जो ऐसे प्रोडक्ट जो अनप्रॉफिटेबल थे, ऐसे प्रोडक्ट जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, आपने उनको रिड्यूस कर दिया। ठीक है, एलिमिनेट कर दो। इसके साथ भी आप अपनी मार्केटिंग मिक्स को अच्छा कर सकते हो, प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटजीज आप बना सकते हो। इसके पास फोकस किस में होता है? हाई डिमांड प्रोडक्ट्स। आप किस में फोकस करोगे? उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जिनकी डिमांड हाई है मार्केट के अंदर। रिड्यूस कर दोगे आप इसकी वजह से ऑपरेशनल कॉस्ट को, क्योंकि जो ऑपरेशनल कॉस्ट आपकी उन प्रोडक्ट्स में लग रही थी जहां से आपको जो अनप्रॉफिटेबल थे या जहां से आपको नॉन परफॉर्मिंग वो आपके पास प्रोडक्ट्स थे, उसकी ऑपरेशन कॉस्ट जो उनमें लग रही थी, अब वो आपको ऑपरेशन कॉस्ट कहां पर लगानी है? वहां पर लगानी है जहां जो आपके पास प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है। तो इस तरह से आप ऑपरेशन कॉस्ट को भी रिड्यूस कर दोगे। इंप्रूव ब्रांड पोजिशनिंग। इसके अकॉर्डिंग ही आप अपने ब्रांड पोजिशनिंग को भी इंप्रूव करने में हेल्पफुल रह सकते हो। उसके बाद आता है डीपिंग स्ट्रेटजी। डीपिंग स्ट्रेटजी होते हैं जब आप अपने प्रोडक्ट को डेप्थ में, प्रोडक्ट लाइन को डेप्थ में जब इंक्रीज करते हो, बहुत गहराई में जाकर जब आपने प्रोडक्ट लाइन को, प्रोडक्ट मिक्स को इंक्रीज किया, उसमें बहुत सारे वेरिएशन को जब आप इंट्रोड्यूस करते हो स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइन के अंदर, तो इसको आप बोलते हो डीपिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है अल्टरेशन और प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन स्ट्रेटजी। अब अल्टरेशन और प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है आप अपने प्रोडक्ट में अल्टरेशन कर सकते हो, एक नए प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो, या उसमें किसी तरह से साइज के अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, फीचर, किसी ना किसी तरह से उसमें चेंज आप कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो। इंप्रूविंग मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स टू मीट चेंजिंग कस्टमर नीड्स एंड मार्केट ट्रेंड्स। अब आप अपने प्रोडक्ट को ऑल्टर करो, किसके अकॉर्डिंग टू चेंजिंग कस्टमर की नीड हर डे बाई डे किस तरह से चेंज हो रही है, इसके अकॉर्डिंगली जब आप अपने प्रोडक्ट को ऑल्टर करोगे, मॉडिफाई करोगे, तभी आपका प्रोडक्ट जो है मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल रह सकता है। इसके लिए आप किस तरह की चेंजिंग कर सकते हो? क्वालिटी इंप्रूव। आप क्या कर सकते हो? अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हो, नए फीचर को उसमें ऐड कर सकते हो, स्टाइल को चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रेडिंग अप एंड ट्रेडिंग डाउन स्ट्रेटजी। ट्रेडिंग अप स्ट्रेटजी होती है जब आप हाई प्रोडक्ट एक्सक्लूसिविटी प्रोडक्ट को प्रोवाइड करते हो लोगों को जिनकी हाई इनकम होती है। जिनके पास हाई इनकम है उन लोगों को आप ब्रांड कॉन्शियस प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाते हो, या उनके लिए आप हाई प्रीमियम प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाते हो, ताकि आप हाई एंड कस्टमर के साथ उनकी इमेज को ब्रांड की इमेज को इंप्रूव कर सको। ठीक है, उसको आप बोलते हो ट्रेडिंग अप। यहां पर आपका ट्रेड अप हो रहा है, मतलब हाई इनकम जिनकी है उनके लिए आप हाई एक्सक्लूसिविटी लग्जरी प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रहे हो, प्रीमियम प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रहे हो, उसको आप बोलते हो ट्रेडिंग अप। और ट्रेडिंग डाउन स्ट्रेटजी आपकी वो होती है जहां पर आप ऐसे कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हो जिनकी अफोर्डेबिलिटी कम है, या जो ऐसे हैं बजट कॉन्शियस कस्टमर हैं, उनको जब आप प्रोडक्ट लो बजट के लिए लो प्रोडक्ट्स आप प्रोवाइड करवाते हो, उसको आप बोलते हो ट्रेडिंग डाउन स्ट्रेटजी। तो इस तरह से ट्रेडिंग अप एंड ट्रेडिंग डाउन स्ट्रेटजी आपकी होती है।
इसके बाद आता है प्रोडक्ट पोजिशनिंग स्ट्रेटजी। आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट पोजिशनिंग स्ट्रेटजी भी बना सकते हो। अपने प्रोडक्ट की पोजीशन लोगों के दिमाग में, कस्टमर के दिमाग में बिठानी है, ब्रांड इमेज करनी है, ठीक है। प्रोडक्ट की पोजीशन, एडजस्टिंग मार्केटिंग एफर्ट्स टू पोजीशन अ प्रोडक्ट इन अ स्पेसिफिक वे इन कस्टमर्स माइंड। अपने प्रोडक्ट को एडजस्ट करना है मार्केट के अंदर, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग इस तरह से करनी है, लोगों के दिमाग में अपने प्रोडक्ट को बिठाना है कि जब भी उस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड करी जाएगी तो आपका ये प्रोडक्ट लोगों के दिमाग में आए। ये आप किस तरह से कर सकते हो, जब आपके प्रोडक्ट का प्राइस एंड क्वालिटी अच्छी रहेगी, या आपके बाय यूज और बेनिफिट्स, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, यूज एंड बेनिफिट के बारे में लोगों को बताओगे। बाय टारगेट ऑडियंस, आपका स्किन केयर प्रोडक्ट मैन वर्सेज वीमेन अलग अलग हो सकता है, जब टारगेट ऑडियंस तक आप पहुंचते हो तो ये सब आपके पास आता है प्रोडक्ट पोजीशनिंग स्ट्रेटजी के अंदर। तो ये था आपके पास कुछ स्ट्रेटजीज, जब आप प्रोडक्ट मिक्स करते हो या मॉडिफिकेशन करते हो, आप उसके लिए इस तरह की स्ट्रेटजीज को अपना सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, तो आई होप कि आपको इससे पीछे जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया होगा। प्रोडक्ट डिसीजन, इसके फीचर्स हमने पढ़े, नेचर्स हमने इसका देखा, प्रोडक्ट मिक्स एंड प्रोडक्ट लाइन क्या होता है, इसके बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। मिक्स क्या होता है, आपका ओवरऑल आपके प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक मार्केट के द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। प्रोडक्ट लाइन होता है एक ही प्रोडक्ट होता है, एक ही कैटेगरी का वो होता है, तो वो प्रोडक्ट लाइन होता है। इसके बाद है हमारे पास प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वो होता है कि जब भी आपका एक प्रोडक्ट होता है, जब वो इंट्रोडक्शन से डिक्लाइनिंग स्टेज के बीच में जाता है, इसके बीच में बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, इसमें बहुत सारा आपकी स्टेजेस, आपकी 4 स्टेजेस आपकी इसके अंदर होती हैं। तो ये स्टेजेस जब आती हैं इंट्रोडक्शन से लेकर डिक्लाइनिंग स्टेज तक, जब आप इसको क्लासीफाई करते हो, इसको आप डिफरेंट स्टेजेस को जब आप इंट्रोड्यूस करते हो, इसकी प्रोग्रेशन को जब आप देखते हो तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इसको आप बोलते हो। जैसे एक मनुष्य है, मनुष्य पैदा होता है, उसके बाद वो बच्चा है, वो इन्फेंट होता है पहले, फिर वो चाइल्डहुड में जाता है, फिर वो यंगहुड में जाता है, फिर वो एडल्टहुड में जाता है, फिर वो धीरे धीरे और एजेस के अंदर जाता है, ठीक है, और वो फिर वो मर जाता है। तो ये आपके पास ह्यूमन लाइफ साइकिल है। उसी के तरह आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है कि एक प्रोडक्ट जब मार्केट के अंदर आया हो तो डिक्लाइन भी हो जाएगा। इसमें आपकी एक स्टेज में 10 साल भी लगते हैं, कभी 1 साल 2 साल भी लगता है, 10 साल 20 साल 50 साल भी आपके इसमें लग सकते हैं। तो इसका कोई फिक्स पीरियड नहीं है कि कितने टाइम तक आपकी एक स्टेज रहेगी, लेकिन ये स्टेजेस होती हैं जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में आपको फॉलो करनी पड़ती हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द साइकिल हेल्प बिजनेसेस मेक स्ट्रेटेजी। जब आप अपने प्रोडक्ट की इस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को मैनेज करते हो, इस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को देखते हो, तब आप इसमें प्राइसिंग, प्रोडक्शन एंड एक्सपेंशन के रिगार्डिंग डिसीजन भी ले सकते हो। तो ये आपके पास होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। चलिए इसको आप देखते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में आपके पास सबसे पहले स्टेज आती है इंट्रोडक्शन स्टेज, फिर आती है ग्रोथ स्टेज, फिर आती है मैच्योरिटी स्टेज, फिर आती है डिक्लाइनिंग स्टेज। तो ये है जब आपके पास इंट्रोडक्शन स्टेज आती है, तब आपका प्रोडक्ट नया होता है, प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, यहाँ पर आपकी हाई कॉस्ट लगती है, प्रॉफिट इसमें आपके पास मिनिमल होता है। ग्रोथ स्टेज में आपको हाई प्रॉफिट होता है, आपके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा करी जाती है। मैच्योरिटी के अंदर आपका प्रोडक्ट की स्टेबल हो जाती है डिमांड एंड प्राइस भी आपका स्टेबल हो जाता है, कॉस्ट भी आपकी मिनिमल आती है, और साथ में आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। धीरे धीरे सैचुरेशन पॉइंट की ओर चलती है और धीरे धीरे आपकी डिक्लाइन हो जाती है। यहाँ पर आप अपनी सेल को सिर्फ कम करना चाहते हो या आप अपने प्रोडक्ट को क्लियरेंस के लिए भेजना चाहते हो। सो यहाँ पे इस तरह की स्टेज है, इसको हम पॉइंट बाय पॉइंट अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, सबसे पहले आपके पास आते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज। तो इंट्रोडक्शन स्टेज होती है जब आपके पास प्रोडक्ट नया है, प्रोडक्ट इज न्यूली लॉन्च्ड इन द मार्केट, आपका प्रोडक्ट है नया ही मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ है, तब आपका इंट्रोडक्शन स्टेज होती है। इसके अंदर आपके पास लो सेल होती है, हाई मार्केटिंग कॉस्ट इसकी आती है, मिनिमल प्रॉफिट आपके पास होते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में किसी को कोई भी नॉलेज नहीं होती है, तो इसके लिए आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में आपको इसमें इनिशियल कॉस्ट आपको वेयर करनी पड़ेगी, मिनिमल इसमें प्रॉफिट आपको होता है। उसमें हाई इन्वेस्टमेंट इन प्रमोशनल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अब हाई इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, प्रमोशन के अंदर, एडवर्टीजिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट इसमें वेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोडक्ट नया है, प्रोडक्ट के बारे में किसी को भी कोई भी नॉलेज नहीं है। उसके बाद आपके पास आती है ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज आपकी वो होती है जब आपका प्रोडक्ट धीरे धीरे ग्रोथ करता है,
ठीक है, बढ़ता है। यहाँ पर इंक्रीजिंग सेल एंड राइजिंग प्रॉफिट, यहाँ पर आपकी सेल को इंक्रीज किया जा रहा है, राइजिंग हो रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं। कंपटीटर एंटर इन द मार्केट, अब नए नए कंपटीटर मार्केट के अंदर एंटर हो रहे हैं। मार्केट एक्सपैंड एज कस्टमर बिकेम अवेयर, जिस तरह से मार्केट आपकी एक्सपैंड हो रही है उसी तरह से कस्टमर भी अवेयर हो रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो ये था ग्रोथ स्टेज। उसके बाद आपके पास आती है मैच्योरिटी स्टेज, जो आपकी थर्ड स्टेज आती है। मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है, सेल आपकी पीक पर होती है, बहुत ज़्यादा सेल आपकी यहाँ पर होती है, मार्केट सैचुरेशन ऑकर्स यहाँ पे होता है, मार्केट मार्जिन स्टेबलाइज्ड हो जाते हैं, मतलब कि प्रॉफिट मार्जिन स्टेबलाइज हो जाते हैं, जो भी आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे वहाँ पे स्टेबलाइज हो जाते हैं, मिनिमल ही प्रॉफिट यहाँ पे आपको मिलते हैं, ठीक है। स्लाइटली डिक्लाइनिंग ड्यू टू कंपटीशन, अब धीरे 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 आपका प्रोडक्ट डिक्लाइन होने लगता है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ गया है, अल्टरेशन लोगों को बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। लोगों को अगर आपको एक प्रोडक्ट उनको पसंद नहीं आ रहा तो दूसरे प्रोडक्ट वो परचेज वहाँ से कर सकते हैं। फोकस शिफ्ट टू ब्रांड लॉयल्टी एंड मार्केट रिटेंशन, अब यहाँ पे फोकस आपका शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पर कहाँ हो जाता है, ब्रांड लॉयल्टी एंड मार्केट रिटेंशन की ओर यहाँ पे फोकस शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद आपके पास आते हैं डिक्लाइनिंग स्टेज। डिक्लाइनिंग स्टेज क्या होती है, सेल्स एंड प्रॉफिट ड्रॉप्ड टू द मार्केट सैचुरेशन, क्योंकि यहाँ पे मार्केट का सैचुरेशन पॉइंट चला है, वीक पॉइंट चला है, तो यहाँ पे मार्केट एंड सेल ड्रॉप हो जाती है, न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है, कस्टमर के जो प्रेफरेंसेस होते हैं वो कंटिन्यूसली चेंज यहाँ पर होते हैं, कस्टमर एग्जिट द मार्केट, अब कंपटीटर मार्केट से एग्जिट करते हैं क्योंकि वहाँ पर इनको प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से कंपटीटर मार्केट से एग्जिट करते हैं और नए प्रोडक्ट की तलाश वो करते हैं। सम प्रोडक्ट्स में भी डिसकंटिन्यूड और रीब्रांडेड, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं इस मार्केट के अंदर वो डिसकंटिन्यूड हो जाते हैं या फिर वो रीब्रांडेड हो जाते हैं, दोबारा से वो प्रोडक्ट कभी मार्केट के अंदर नहीं आते हैं, उनको फिर नए प्रोडक्ट को बनाना पड़ता है। तो लेकिन इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कभी कम भी लगता है, लेकिन दशकों तक एक स्टेज में टाइम लगता है क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में जानना, प्रोडक्ट के बारे में ग्रोथ होना, ये लंबा प्रोसेस होता है। सो ये है। उसके बाद आपके पास आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, न्यू कॉन्सेप्ट है आपके पास प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट आपका होता है कि जब भी आपका कोई प्रोडक्ट होता है आप उसको डेवलप करते हो, आपको अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना पड़ता है क्योंकि कस्टमर की नीड्स क्या है, मार्केट की डिमांड्स क्या है, इसके अकॉर्डिंगली आपको अपने प्रोडक्ट को क्रिएट करना पड़ता है, डिज़ाइन करना पड़ता है, इंप्रूव करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है, तभी तो आप कस्टमर को उसके नीड एंड डिज़ायर के अकॉर्डिंग चीज़ों को प्रोवाइड कर पाओगे। अगर आप पुराना ही प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसकी डिमांड ही मार्केट में नहीं है, वही आप मैन्युफैक्चर करते जा रहे हो, तब तो वो मार्केट के अंदर चलेगा ही नहीं, आपको उसमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा। आपको इसके लिए कंटिन्यूसली अपने प्रोडक्ट को देखना पड़ेगा, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। या तो आप न्यू प्रोडक्ट ला सकते हो मार्केट के अंदर या आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ही न्यू कर सकते हो, इनोवेशन उसमें कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कर सकते हो। प्रोडक्ट डेवलपमेंट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, डिजाइनिंग, इंप्रूविंग एंड मॉडिफाइंग अ प्रोडक्ट टू मीट कस्टमर्स नीड्स एंड मार्केट डिमांड्स। जब आपका प्रोडक्ट जो होता है कस्टमर की डिमांड एंड मार्केट, कस्टमर की नीड्स एंड मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग क्रिएट किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, इंप्रूव किया जाता है, इस प्रोसेस को जब किया जाता है इसी को ही आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट बोलते हो। इट इन्वॉल्व्स वेरियस स्टेजेस, इसके अंदर बहुत सारे स्टेजेस को इन्वॉल्व किया जाता है, जैसे आइडिया जनरेशन टू कमर्शलाइजेशन, कहाँ से लेकर कहाँ तक, आइडिया जनरेशन से लेकर कमर्शलाइजेशन तक प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर स्टेजेस आपकी आती हैं जो इंश्योर करती हैं प्रोडक्ट की विएबिलिटी को, फंक्शनल को एंड कम्पिटिटिव को। सो ये आपके पास प्रोडक्ट डेवलपमेंट आता है। कंपनीज इंगेज इन अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, इनहैंस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। कंपनी किस तरह से न्यू डेवलपमेंट कर सकती है प्रोडक्ट को, या तो वो न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकती है तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को वो इनहेंस कर सकती है और एक्सपैंड कर सकती है देयर प्रोडक्ट लाइन्स टू मेंटेन रेलिवेंस इन द मार्केट एंड डिराइव बिजनेस ग्रोथ। बिजनेस ग्रोथ को एक्सपैंड करने के लिए भी मार्केटिंग लाइन्स को उसको मेंटेन करना पड़ेगा, सापेक्ष रूप से उसको अपनाना पड़ेगा। तो ये है आपके पास प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब देखते हैं स्कोप ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या रहेगा कि किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कर सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट के अंदर नए नए इनोवेशन कर सकते हो। तो ये देखते हैं किस तरह के है। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, न्यू प्रोडक्ट इनोवेशन। जो आपके पास प्रोडक्ट है, नए प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकते हो मार्केट के अंदर, नया प्रोडक्ट ला सकते हो, नए प्रोडक्ट की इनोवेशन कर सकते हो, वो भी आपका नया प्रोडक्ट होता है। इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हो। डेवलपिंग एंटायरली न्यू प्रोडक्ट बेस्ड ऑन मार्केट ट्रेंड्स एंड कंज्यूमर की नीड्स। कंज्यूमर की नीड जिस तरह की है, मार्केट के ट्रेंड जिस तरह के चले हैं, उसके अकॉर्डिंगली जब आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो, अपने प्रोडक्ट को लोगों को बताते हो, तो वो आपका आता है न्यू प्रोडक्शन इनोवेशन।
ठीक है। उसके बाद आता है प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट एंड मॉडिफिकेशन। जब आपके पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, आप उसमें इंप्रूवमेंट करते हो, या एक नया प्रोडक्ट को आप अपने प्रोडक्ट के अंदर न्यू फीचर्स को ऐड करते हो, इंप्रूविंग करते हो क्वालिटी को, अपग्रेडिंग करते हो टेक्नोलॉजी को। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, इन सब को करने के बाद भी आप अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हो। उसके बाद आपके पास आता है प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन। जो आपके पास प्रोडक्ट लाइन है, अगर आप उसको एक्सटेंशन कर देते हो, प्रोडक्ट लाइन को इंट्रोड्यूस वेरियस सच एज फ्लेवर्स, साइज एंड कलर्स। जो भी आपके पास फ्लेवर्स हैं, साइज है, कलर्स है, ये प्रोडक्ट लाइन है। आप इसको एक्सटेंशन करते हो, इसमें बहुत सारे वेरियस कलर को आप इसमें ऐड कर सकते हो, वेरियस फ्लेवर्स को आप इसमें ऐड कर सकते हो, वेरियस साइज को आप इसमें ऐड कर सकते हो। इसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट लाइन को एक्सटेंशन कर सकते हो। रीब्रांडिंग एंड रीपैकेजिंग। आप क्या करो, अपने जो आपके पास एग्जिस्टिंग ब्रांड है, आप उसकी रीब्रांडिंग कर सकते हैं, रीपैकेजिंग कर सकते हो, ताकि आपका नया प्रोडक्ट जो है वो अट्रैक्टिंग लगे और वो न्यू कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। उसके बाद आपके पास आता है मार्केट एक्सपेंशन। आप अपनी मार्केट को एक्सपैंड कर सकते हो, मार्केट का एक्सपेंशन कर सकते हो। जब आप अपनी मार्केट को डिफरेंट रीजन के लिए डिफरेंट फोकस करते हो, सेगमेंट ग्रुप आप बनाते हो, न्यू मार्केट तक आप पहुंचते हो, तो उसको आप बोलते हो मार्केट सेगमेंट, मार्केट एक्सपेंशन। कि मार्केट को आपने एक्सपैंड कर दिया। जैसे कि फास्ट फूड चेन इंट्रोड्यूसिंग वेजिटेरियन ऑप्शन फॉर स्पेसिफिक रीजन। तो अगर आप स्पेसिफिक रीजन के लिए, एक फूड कंपनी है, फूड कंपनी ने एक वेजिटेरियन प्रोडक्ट की शुरुआत की, तो इस तरह से भी आप अलग डिफरेंट रीजन के लिए, डिफरेंट मार्केट के लिए, डिफरेंट सेगमेंटेशन के लिए अलग तरह के प्रोडक्ट की जो प्रोवाइड करवा सकते हो। इसके बाद आता है सस्टेनेबिलिटी एंड इको फ्रेंडली इनोवेशंस। अब सस्टेनेबिलिटी एंड इको फ्रेंडली इनोवेशन आपके वो होते हैं जो प्रोडक्ट आपके एनवायरनमेंट के लिए अच्छे होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट जो एनवायरमेंटली फ्रेंडली होते हैं। इस तरह के प्रोडक्ट जब आप बनाते हो, मटेरियल प्रोसेसेस आप करते हो, तो वो भी आपके एक नया प्रोडक्ट वो डेवलप करते हो आप। जैसे फॉर एग्जांपल अ फैशन ब्रांड लॉन्च बायोडिग्रेडेबल क्लोथिंग। एक फैशन ब्रांड है, उसने किस तरह के क्लोथ को बनाया कि वो बायोडिग्रेडेबल है, उनको डिग्रेड किया जा सके। तो इस तरह के प्रोडक्ट जब आप बनाते हो, तो वो ये आपकी किस तरह के हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के स्कोप को यह बताता है कि किस तरह से आप मार्केट के अंदर नए प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब आपके पास आता है कि जब आपके पास कोई प्रोडक्ट आता है, नया प्रोडक्ट जब आपके पास आता है, उसमें किस तरह के स्टेजेस आपके पास होते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आता है आइडिया जनरेशन। जब भी आपके पास कोई नए प्रोडक्ट्स आते हैं, सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट के लिए आइडिया जनरेट करोगे, गैदर करोगे न्यू प्रोडक्ट आइडिया फ्रॉम। कहाँ से आप नए प्रोडक्ट के लिए आइडिया जनरेट करोगे? या तो कस्टमर से करोगे। कस्टमर से कैसे करोगे? कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स एंड डिजायर क्या है, वहां से आप कस्टमर से डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। कंपटीटर का स्वॉट एनालिसिस करोगे, वहां से भी आप प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले सकते हो। एम्प्लॉय से जानकारी ले सकते हो और मार्केट को रिसर्च करके आप आइडिया को जनरेट करोगे कि किस तरह का प्रोडक्ट आपको मार्केट में के अंदर लाना है। उसके बाद जो आपने आइडिया को जनरेट किया है, उसकी आप स्क्रीनिंग करोगे, उसको आप देखोगे, अच्छे से डिटरमाइन करोगे क्या उसकी फैसिबिलिटी है, संभावना है कि मार्केट में वो प्रॉफिटेबिलिटी अर्न कर पाएगा या नहीं। फैसिबिलिटी आपकी होती है संभावना कि क्या जो आपने आइडिया जनरेट किया है, क्या वो मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी को जनरेट कर पाएगा, ये संभावना है या नहीं। तो इसके लिए आपको इस तरह के कंसिडरेशन को देखना पड़ेगा कि मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड होगी या नहीं, कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, कहाँ से आपको कॉस्ट, कितनी कॉस्ट आएगी, कितना आपको इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है, पोटेंशियल रिस्क एंड कंपटीशन आपका किस तरह का होगा। तो यह आपका आइडिया स्क्रीनिंग के अंदर। उसके बाद कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। उसके बाद आप क्या करोगे? कॉन्सेप्ट को डेवलप करोगे, जो भी आपने कॉन्सेप्ट को सोचा है उसको डेवलप करोगे एंड उसकी टेस्टिंग आप करोगे। डेवलपिंग डिटेल्ड प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट एंड टेस्टिंग देम विद पोटेंशियल कस्टमर। जो भी आपने अब अपना प्रोडक्ट बनाया है, आप उसको अब टेस्टिंग करोगे, जो आपके पोटेंशियल कस्टमर है उसके साथ आप उसकी टेस्टिंग करोगे। इसके ऊपर बेसिकली फोकस किसके ऊपर रखा जाएगा? फीचर के ऊपर रखा जाएगा, बेनिफिट्स के ऊपर रखा जाएगा एंड टारगेट ऑडियंस के ऊपर इसमें बेसिकली आपका फोकस रखा जाएगा। कस्टमर फीडबैक ऑन कॉन्सेप्ट एक्सेप्टेबिलिटी के ऊपर कि कस्टमर की फीडबैक जो भी आपको आएगी उसको एक्सेप्ट किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली दोबारा से अपने प्रोडक्ट को डेवलप किया जाएगा। बिजनेस एनालिसिस। अब बिजनेस का एनालिसिस किया जाएगा, इसके अंदर आप इनसाइट्स को देखोगे। ठीक है। असेसिंग द प्रोडक्ट फाइनेंशियल विएबिलिटी। अब देखा जाएगा कि बिजनेस का एनालिसिस करने के लिए कि फाइनेंशियल विएबिलिटी भी आपको प्रोवाइड होगी या नहीं, कि फाइनेंशियली आपका प्रोडक्ट स्ट्रांग है या नहीं। फैक्टर एनालिसिस, किस प्रकार के फैक्टर को इसमें एनालिसिस किया जाएगा। कॉस्ट एस्टिमेट एंड प्राइसिंग स्ट्रेटजी को देखा जाएगा। मार्केट पोटेंशियल एंड सेल प्रोजेक्शन को देखा जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको कितना मिलेगा, ये सब आपका बिजनेस एनालिसिस के अंदर आता है। इसके बाद आपके पास आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोटोटाइप एंड टेस्टिंग। उसके बाद आप कुछ प्रोटोटाइप बनाओगे, कुछ टेस्टिंग आप करोगे आप अपने प्रोडक्ट की।
ठीक है। किस तरह से करोगे प्रोडक्ट को डेवलप? अब आप यहाँ पे करोगे कि आप कुछ सैंपल्स बनाओगे, आप अपने टारगेट ऑडियंस तक उन सैंपल को भेजोगे और उनकी फीडबैक लोगे। आप देखोगे कि जो आपने प्रोटोटाइप बनाया है क्या वो सही है, मार्केट के अंदर प्रोडक्ट में ग्रोथ हो रही है, प्रॉफिटेबल है या नहीं। सैंपल के द्वारा आप डिजाइनिंग उसकी या टेस्टिंग आप उसकी करोगे। उसके बाद आप मार्केट की टेस्टिंग करोगे। लॉन्चिंग द प्रोडक्ट इन द लिमिटेड मार्केट टू गैदर रियल वर्ल्ड फीडबैक। अब रियल वर्ल्ड से फीडबैक लेने के लिए आप क्या करोगे, लिमिटेड मार्केट के अंदर आपने लिमिटेड प्रोडक्ट को बनाओगे, उनको मार्केट के अंदर भेजोगे, वहां से इसकी टेस्टिंग करोगे और रियल वर्ल्ड से जो आपको फीडबैक्स आएगी उनको आप लोगे और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने प्रोडक्ट को चेंज करोगे या किसी तरह की उसमें अगर चेंजिंग करने की आवश्यकता है तो वो करोगे। उसके बाद फाइनली आप अपने प्रोडक्ट को कमर्शलाइजेशन कर दोगे, लॉन्च करोगे बड़े लेवल के ऊपर। अब यहाँ पे आप बहुत बड़े लेवल के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाओगे, बड़े लेवल के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग करोगे, ब्रांडिंग करोगे और प्रोडक्ट को बहुत सारे कस्टमर तक, टारगेट ऑडियंस तक आप पहुंचाओगे। फुल स्केल प्रोडक्शन करोगे एंड मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट। इसमें आपको इन्वॉल्व क्या करना पड़ेगा, मास प्रोडक्शन सेटअप को, क्योंकि अब बहुत बड़े लेवल के ऊपर प्रोडक्शन की जाएगी, इसके लिए आपको बड़े लेवल के ऊपर प्रोडक्शन सेटअप करना पड़ेगा। एडवर्टीजिंग एंड प्रमोशन कैंपेन चलाने पड़ेंगे। आपके प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए एडवर्टीजमेंट तो करनी पड़ेगी, तभी तो आपके प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर जान पाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्राइसिंग स्ट्रेटजी आपको फिर यहाँ पर बनानी पड़ेगी। तो ये था आपके पास स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, किस तरह से आपका प्रोडक्ट आइडिया जनरेशन से लेकर कमर्शियलाइजेशन तक आपका आइडिया जनरेट होता है, किस तरह से आपका प्रोडक्ट को डेवलपमेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये तो था आपका सब किसमें, प्रोडक्ट डिसीजन के अंदर। जो भी हमने पढ़ा, इसका नेचर पढ़ा, प्रोडक्ट मिक्स एंड प्रोडक्ट लाइन पढ़े, स्ट्रैटेजीज पढ़ी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आ सकता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में से भी आ सकता है कि कहाँ पर इनिशियली कॉस्ट कितनी ज़्यादा होती है, प्रॉफिट कहाँ पर ज़्यादा होता है, कंपटीशन कौन से स्टेज के अंदर आपके पास आता है, या प्रोडक्ट मिक्स या प्रोडक्ट लाइन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास आता है प्रोडक्ट प्राइस डिसीजन। अब जब आपका एक प्रोडक्ट मार्केट के अंदर जाता है, अब प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के लिए प्राइस भी तो डिटरमाइन किया जाएगा। तो जो आपके प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन किया जाएगा उसके रिगार्डिंग जब डिसीजन लिया जाएगा, प्राइस के रिगार्डिंग डिसीजन लिया जाएगा, उसको आप बोलते हो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी या प्राइसिंग डिसीजन। ठीक है, ये आपका आता है प्राइसिंग डिसीजन के अंदर। प्राइसिंग डिसीजन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अ प्राइस ऑफ फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। कि किसको रेफर करता है, इसके प्रोसेस को रेफर करता है कि एक प्रोडक्ट का और सर्विस का प्राइस क्या होगा। इट इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एज इट अफेक्ट सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्केट पोजिशनिंग। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मार्केट स्ट्रैटेजी का अंदर का, क्योंकि ये किसको अफेक्ट करता है, मार्केट की पोजिशनिंग को, प्रॉफिटेबिलिटी को, सेल्स को इफेक्ट करता है। बिजनेसेस मस्ट कंसीडर कॉस्ट, कंपटीशन, मार्केट, कस्टमर डिमांड एंड मार्केट कंडीशन व्हेन डिटरमाइनिंग प्राइसेस। जब भी प्राइस को डिटरमाइन करना है तब बिजनेसेस को सबसे पहले देखना पड़ेगा आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, कंपटीटर का प्राइस क्या है, कस्टमर कितने प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं, मार्केट की कंडीशन क्या है। इन सब को ध्यान में रखकर ही प्राइस को डिटरमाइन करना चाहिए। तो इसके लिए आप किस तरह के प्राइसिंग स्ट्रेटजीज अपनाओगे, पेनिट्रेशन प्राइसिंग बनाओगे या प्रीमियम प्राइसिंग या कम्पिटिटिव प्राइसिंग, इसको हम आगे डिटेल में भी देखेंगे। डिस्काउंट एंड प्रमोशनल प्राइसिंग आप स्ट्रेटजीज अपनाओगे, पेमेंट टर्म्स एंड फाइनेंशियल ऑप्शंस को अपनाओगे, या प्राइस इलास्टिसिटी एंड डिमांड। ये सब आपका प्राइसिंग स्ट्रेटजीज के अंदर आता है। जब प्राइस के रिगार्डिंग आपका डिसीजन लिए जाएंगे उसको आप प्राइसिंग डिसीजन बोलते हो। तो उसके बाद आप देखते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंस प्राइसिंग डिसीजन। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो आपके प्राइसिंग को डिटरमाइन करने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं या लेने के लिए, मतलब प्राइस को इन्फ्लुएंस करने के लिए डिसीजन। तो इसमें आपके पास दो तरह के टाइप्स होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल फैक्टर आपके ऐसे फैक्टर होते हैं जो कंपनी के कंट्रोलेबल में होते हैं, कंपनी कुछ स्ट्रेटजीज को अपनाकर इसको कंट्रोल कर सकती है। लेकिन जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं उसको कंपनी कंट्रोल नहीं करती है, वो कंपनी के कंट्रोल के बाहर के होते हैं। सबसे पहले आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी आती है वो आपके प्राइस को इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि आपके इसमें रॉ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, एक प्रोडक्ट के प्रोडक्शन करने में जितना आपका खर्चा आया है वो सब खर्चे आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्राइसिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो ये है। और क्या है, बिजनेसेस एंश्योर प्राइस कवर्स कॉस्ट एंड प्रोवाइड प्रॉफिट मार्जिन्स। अब बिजनेसेस को ये एंश्योर करना पड़ता है कि जब भी आप प्राइस को डिटरमाइन करते हो तो प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए आपकी जो कॉस्ट आई है
वो कॉस्ट को कवर कर ले, साथ में ही आपको एक प्रॉफिट का मार्जिन भी आपको मिल जाए। जितनी आपने एक प्रोडक्ट, जैसे आपके पास एक पेन है, पेन को बनाने के लिए 3 रुपये उसकी मेकिंग प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 3 रुपये आती है, आप उसमें अपना 2 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन ऐड करोगे, 5 रुपये का पेन आपका बन के तैयार होगा, 5 रुपये में आप उसको सेल करोगे, 2 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया, 3 रुपये आपका बनाने का कॉस्ट उसकी आ गई। तो इस तरह से प्रॉफिट भी आपका उसमें होना चाहिए एंड कॉस्ट को भी आपका उसमें ही कवर किया जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। अब बिजनेस का ऑब्जेक्टिव हो सकता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना। अगर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट को बढ़ाना, तब वो हाई प्राइस को रखेगी। मार्केट के अंदर प्रवेश करना है, पेनिट्रेशन, मार्केट पेनिट्रेशन है, तो वो लोअर प्राइसेस रखेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। ब्रांड की पोजिशनिंग अगर उसको बनानी है, तब वो प्रीमियम प्राइसिंग रखेगी, क्योंकि यहाँ पर वो लग्जरी ब्रांड्स को लोगों को प्रोवाइड करवाएगी। तो इस तरह से बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके अकॉर्डिंगली भी आपके प्राइस को, डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया जाता है। उसके बाद आता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। हर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेज आती है, हर स्टेज के ऊपर आपका प्राइसिंग डिसीजन डिफरेंट होता है। जैसे इंट्रोडक्शन स्टेज के ऊपर स्कीमिंग एंड पेनिट्रेशन प्राइसिंग आप अपनाते हो, ग्रोथ स्टेज के ऊपर कंपटीशन का प्राइस किस तरह के है उसको ध्यान में रखकर, मैच्योरिटी के ऊपर डिस्काउंट एंड प्रमोशनल प्राइसिंग को ध्यान में रखकर, डिक्लाइनिंग स्टेज में प्राइस को रिड्यूस किया जाता है एंड क्लियर एंड सेल को क्लियर करने का प्रयास किया जाता है। तो ये आपके पास प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेजेस आते हैं, इन प्राइसेस को ध्यान में रखकर भी आपको प्राइस को डिटरमाइन करना पड़ता है। उसके बाद आता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड ब्रांडिंग। अगर आपके पास यूनिक प्रोडक्ट है, यूनिक उसकी क्वालिटी है, क्वांटिटी है, रेपुटेशन है, तो वो प्रीमियम प्राइसिंग उसके लिए आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, एप्पल प्रोडक्ट हैव हायर प्राइसेस ड्यू टू ब्रांड वैल्यू एंड इनोवेशन। जो आपके पास एप्पल प्रोडक्ट है, क्योंकि उसकी हाई प्राइस है, ब्रांड वैल्यू उसकी ज़्यादा है, इसके लिए उसके प्राइस भी प्रीमियम होते हैं। तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जब होता है, तब भी आपके प्राइसिंग वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। उसके बाद आपके पास आता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब आपने कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को अपनाया है, डायरेक्ट अपनाया है, इनडायरेक्ट अपनाया है, रिटेलर है या ऑनलाइन है, वो भी आपके प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके बाद आपके पास आता है एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर वो होते हैं जिनको एक ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल से वो बाहर के होते हैं, जिनको एक ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं कर पाती है। जैसे आपके पास आता है मार्केट डिमांड। अब मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड किस तरह से की है, हाई डिमांड अलाउ बिजनेसेस टू चार्ज हायर प्राइसेस। अगर मार्केट के अंदर प्रोडक्ट की हाई डिमांड है, तो हाई डिमांड अलाउ करती है बिजनेसेस को हाई प्राइस चार्ज करने के लिए। तो हाई डिमांड है, हाई प्राइस चार्ज करेगी। लो डिमांड है तो लो प्राइस की डिमांड करेगी। एंड कंपिटिटिव एंड डिस्काउंटिंग प्राइस को ध्यान में रखकर आपको प्राइस को चार्ज करना पड़ेगा। उसी के द्वारा आपका कंपटीशन है। अगर आपके पास मोनोपोली में कंपटीशन है, तो मोनोपोली में आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस अपने हिसाब से रख सकते हो, क्योंकि मोनोपोली है और कोई नियर बाई कंपटीशन नहीं है। तो मोनोपोली में आप अपने हिसाब से प्राइस को रख सकते हो। वहीं पर अगर आपके पास ओलिगोपोली है, तो ओलिगोपोली में आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइस किस चीज़ को कहाँ से इन्फ्लुएंस होता है, कंपटीटर का प्राइस क्या है उससे इन्फ्लुएंस होता है। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कहाँ से लेना पड़ता है, जो मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंगली आपको प्राइस डिटरमाइन किया गया है, उसी के अकॉर्डिंगली आपको अपना प्राइस रखना पड़ेगा। उसके बाद आता है इकोनॉमिक कंडीशन। जैसे आपका पास इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन में जैसे कीमतें बढ़ रही हैं तो आप प्राइस बढ़ जाएगा। डिफ्लेशन है, प्राइस कम हो रहे हैं तो प्राइस कम हो जाएगा। ये भी आपके प्राइस को डिटरमाइन करने में हेल्प या इन्फ्लुएंस करने में हेल्प करता है। इसके बाद है कस्टमर परसेप्शन एंड बाइंग बिहेवियर। अब कस्टमर का परसेप्शन क्या है, प्राइस सेंसिटिविटी है, क्या कस्टमर प्राइस को ध्यान में रखकर डिसीजन लेते हैं प्राइसिंग का। तो अगर वो है लो प्राइस है, तो लोग अगर कुछ कस्टमर हैं लो प्राइसेस की वस्तुएं खरीदना चाहते हैं, तो उनके लिए लो प्राइस रखा जाएगा। कुछ कस्टमर जो हैं वो अपने क्वालिटी एंड क्वांटिटी को ध्यान में रखकर, वैल्यू को ध्यान में रखकर प्राइस के लिए वैल्यू पे करते हैं, तो उस तरह से भी प्राइस को ध्यान में रखकर प्राइस को इन्फ्लुएंस किया जाता है। गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेस। अगर गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाती है आपके प्रोडक्ट के ऊपर, टैक्सेस बहुत ज़्यादा अगर वो लगाती है गवर्नमेंट, तो उसकी वजह से भी आपको हाई प्रॉफिट जो है, हाई प्राइस डिटरमाइन करना पड़ता है, रखना पड़ेगा। ये भी आपको प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को इन्फ्लुएंस करता है या प्राइस डिसीजन लेने के लिए इन्फ्लुएंस करता है। अगर गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट ने आपके टैक्सेस को कम किया है, तब आप कम चार्ज करोगे कॉस्ट को। सो ये होता है, ये आपके पास कुछ ऐसे फैक्टर थे जो इन्फ्लुएंस करते हैं प्राइसिंग डिसीजन को। इसके बाद आपके पास आता है मेथड्स ऑफ प्राइसिंग। आपके पास आता है लास्ट है आपके पास मेथड्स ऑफ प्राइसिंग, कि जब भी आप प्राइस रखते हो तो प्राइस को कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखकर आप प्राइस को डिटरमाइन करते हो। तो प्राइसिंग मेथड्स हेल्प बिजनेसेस डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज बेस्ड ऑन कॉस्ट, कंपटीशन एंड कस्टमर नीड। सबसे पहले आता है आपके पास कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड।
कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड होता है कि ये आपके कवर करता है कॉस्ट को, साथ में प्रॉफिटेबिलिटी को, जो हमने पीछे पढ़ा कि आपकी कॉस्ट को साथ में प्रॉफिटेबिलिटी को, दोनों को इकट्ठा करके ये चलता है। अगर आपके पास कॉस्ट 3 रुपये है, प्रॉफिट आपका 2 रुपये है, तो आप इसकी प्राइस चार्ज करोगे 5 रुपये। इस तरह से ये आपका होता है। इसमें आपके पास सबसे पहले आता है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग होता है, इसमें आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ऐड करते हो एंड मार्कअप या प्रॉफिट मार्जिन को भी ऐड करते हो, फिर आप अपने प्राइस को डिटरमाइन करते हो। क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3 रुपये आपकी आ गई, मान लीजिए प्रॉफिट मार्जिन आपके 2 रुपये रखा, 5 रुपये आपका प्राइस हो गया। इस तरह से आप अपने कॉस्ट प्लस प्राइसिंग को डिटरमाइन करते हो। इसके बाद आपके पास आता है मार्कअप प्राइसिंग। तो प्राइस इज सेट एज परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट प्राइस, कि कॉस्ट प्राइस के ऊपर आप कितने परसेंटेज का प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, तो इसके लिए 10% का प्रॉफिट अगर आप रखना चाहते हो, मान लीजिए 50,000 आपकी कोई चीज़ बनने में मैन्युफैक्चर, आपने कुछ फर्नीचर बनवाया 50,000 का बना, ठीक है, 50,000 उसकी कॉस्ट है, साथ में आप उसमें 20% अपना क्या करना चाहते हो, प्रॉफिट को ऐड करना चाहते हो, तो वो हो गया आपके पास 10,000 आपका इसमें प्रॉफिट मार्जिन हो गया, 50,000 आपकी इसमें बनाने की कॉस्ट आ गई, तो टोटल आपके 60,000 इसका चार्ज करोगे। आपके प्रोडक्ट का प्राइस कितना आ जाएगा, 60,000 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका होता है मार्कअप प्राइसिंग। उसके बाद आपके पास आता है ब्रेक इवन प्राइसिंग। अब ब्रेक इवन प्राइसिंग क्या होता है, प्राइस इज सेट टू कवर कॉस्ट विदाउट मेकिंग लॉस, कि इस तरह से प्राइस को कवर किया जाएगा, प्राइस को प्राप्त किया जाएगा, कॉस्ट को प्राप्त किया जाएगा कि आपको किसी तरह का कोई भी लॉस बियर ना करना पड़े। उसके बाद आता है टारगेट रिटर्न प्राइसिंग। अब यहाँ से आप टारगेटली रिटर्न को प्राप्त करना चाहते हो, जहां पर आपने कहीं भी इन्वेस्टमेंट करी है, इन्वेस्टमेंट से आपको कुछ ना कुछ रिटर्न प्राप्त हो जाए, इसके लिए आप प्राइस को रखते हो, उसको आप बोलते हो टारगेट रिटर्न प्राइसिंग। उसके बाद आपके पास आता है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग मेथड। कंपटीशन के प्राइस को ध्यान में रखकर जब आप अपने प्राइस को डिटरमाइन करते हो, उसको आप बोलते हो कम्पिटिटिव प्राइसिंग मेथड, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपके पास आता है कम्पिटिटिव प्राइसिंग। प्राइस इज सेट बेस्ड ऑन कम्पिटिटर प्राइसेस, कि कंपटीटर ने किस तरह का प्राइस रखा है उसको ध्यान में रखकर जब आपने प्राइस को डिटरमाइन किया, कैन बी हायर, लोअर और द सेम एज कंपटीटर। हायर हो सकता है, लोअर हो सकता है, या सेम टू सेम हो सकता है, जिस तरह से कंपटीटर ने रखा है। उसके बाद गोइंग रेट प्राइसिंग। गोइंग रेट प्राइसिंग होता है जो चला हुआ है, जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो उसने निर्धारित किया है, जो मार्केट कंडीशन में चला हुआ है, उसको आप बोलते हो गोइंग रेट प्राइसिंग। तो उसको आप इस तरह से डिटरमाइन कर सकते हो। प्राइस लीडरशिप। अब प्राइस लीडरशिप स्ट्रेटजी या प्राइस लीडरशिप प्राइसिंग आपका वो होता है जब एक लीडर कंपनी है जो मार्केट में अच्छा कर रही है, लीडरशिप कंपनी है, जिस तरह के प्राइस उसने सेटअप किए हैं, अब जो कंपटीटर है उसी तरह के प्रोडक्ट को वो भी उसी तरह के प्राइस को वो भी डिटरमाइन कर रहे हैं, उसी को फॉलो कर रहे हैं, उसको आप बोलते हो प्राइस लीडरशिप। उसके बाद आपके पास आता है डिमांड बेस्ड प्राइसिंग मेथड। जिस तरह से कंज्यूमर डिमांड करते हैं प्रोडक्ट की, उसी के तरह से प्राइसिंग आपके डिटरमाइन किए जाते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है प्राइस स्कीमिंग, मलाई उतारने वाली विधि, इसको आप बोलते हो स्कीमिंग प्राइसिंग मेथड भी बोलते हो, मलाई उतारने वाली विधि। स्टार्टिंग में आप यहाँ पर क्या करते हो, आपका प्रोडक्ट नया है, आपको मार्केट के अंदर एंटर करने के लिए बहुत ज़्यादा आप इसकी कॉस्ट रखते हो, हाई कॉस्ट आप यहाँ से प्राप्त करते हो, क्योंकि नियर बाय कंपटीशन कोई नहीं है, प्रोडक्ट आपके पास नया है, प्रोडक्ट के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, इसके लिए आप इसके हाई प्राइस आप प्रोवाइड, इनिशियली आप इसके हाई प्राइस रखते हो, धीरे 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 इसको रिड्यूस करते हैं जब मार्केट के अंदर इनोवेशन होने लगती है, नए प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आने लगते हैं। उसके बाद आता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग आपके वो होते हैं जब आपको मार्केट के अंदर प्रवेश करने के लिए प्राइसिंग को डिटरमाइन करते हो, वहां पर आपके प्राइसिंग की कॉस्ट कम आती है। स्टार्टिंग में जब आपको नया प्रोडक्ट होता है, नए प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर जगह बनाने के लिए आप धीरे धीरे प्राइसिंग को कम करते हो, लेकिन उसके बाद आप इसको बढ़ा देते हो, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल से समझ सकते हो, नेटफ्लिक्स ऑफरिंग लो कॉस्ट सब्सक्रिप्शन इनिशियली। स्टार्टिंग स्टेज में नेटफ्लिक्स ने क्या किया, जैसे आप जियो से भी तो समझ सकते हो, जियो ने स्टार्टिंग में आपको जियो की सिम फ्री में प्रोवाइड करवाई, 1 साल 2-3 साल तक आपको फ्री में उसको यूज़ करने के लिए प्रोवाइड करवाया। उसके बाद उसने चार्जेस लगाए, अब बहुत ज़्यादा चार्जेस को कंटिन्यूसली बढ़ा रही है, तो ये आपके पास पेनिट्रेशन आपके पास स्ट्रेटजी होती है, तो ये है। उसके बाद आपके पास आता है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। अब साइकोलॉजिकल प्राइसिंग क्या होता है कि यहाँ पर कस्टमर का परसेप्शन किस तरह से है, कस्टमर के परसेप्शन के अकॉर्डिंग, उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग जब आप चीज़ें उसको प्रोवाइड करवाते हो, उसको आप बोलते हो साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। उसके बाद आपके पास आता है डायनामिक प्राइसिंग। डायनामिक प्राइसिंग होती है जो कंटिन्यूसली चेंज होती है, ठीक है, कंटिन्यूसली चेंजेस होती रहती है, डे बाय डे आपकी जो है वो प्राइस चेंज होते हैं। जैसे प्राइस चेंज बेस्ड ऑन द डिमांड, टाइम और कस्टमर के बिहेवियर के अकॉर्डिंग जब आपके प्राइस को चेंज किया जाता है। जैसे आपका यूज इन ऑनलाइन बिजनेसेस के अंदर एंड ट्रैवल इंडस्ट्रीज के अंदर आपका ऐसा किया जाता है डायनामिक प्राइसिंग। इसके बाद आपके पास आता है बंडल प्राइसिंग।
बंडल प्राइसिंग आपके पास होता है जब आप एक साथ में बहुत सारे प्रोडक्ट को डिस्काउंट के ऊपर सेल करते हो, उसको आप बोलते हो बंडल प्राइसिंग। बंडल में आपने अपने प्रोडक्ट को सेल किया, एक साथ में बहुत सारे प्रोडक्ट को आपने सेल किया, उसको आपने बोला बंडल प्राइसिंग। उसके बाद आपके पास आता है डिस्काउंट प्राइसिंग। डिस्काउंट प्राइसिंग होता है जब आप अपने प्रोडक्ट को डिस्काउंट के ऊपर बेचते हो या अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को बूस्ट करने के लिए डिस्काउंट प्रोवाइड करवाते हो और उसके क्लियरिंग या अपने सेल को क्लियरिंग करते हो या प्रमोशनल के ऊपर डिस्काउंट आप देते हो, तो इसको आप बोलते हो डिस्काउंट प्राइसिंग। ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग मेथड। अब यहाँ पर आपका प्राइस जो होता है वो वैल्यू के ऊपर डिटरमाइन किया जाता है, वैल्यू बेस्ड होता है कि कस्टमर की क्या वैल्यू है। उस यहाँ पर आपके प्राइस को नहीं देखा जाता है, यहाँ पर देखा जाता है कि उस वस्तु की कस्टमर के लिए किस तरह की वैल्यू है, वैल्यूज किस तरह की है, उसकी परसेप्शन किस तरह की है उसके अकॉर्डिंग, तो इसको आप बोलते हैं वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग मेथड। इसके अंदर आपके होता है प्राइस इज सेट बेस्ड ऑन परसीव्ड वैल्यू रादर देन कॉस्ट। तो कॉस्ट को इसमें ध्यान में नहीं रखा जाता, ये देखा जाता है कि उस प्रोडक्ट की वैल्यू है कस्टमर के लिए क्या रहेगी। जिस तरह से स्टारबक्स चार्ज करता है प्रीमियम प्राइस फॉर कॉफी ड्यू टू ब्रांड वैल्यू, तो प्रीमियम कॉफी वो प्रोवाइड करवाता है। तो ये है। उसके साथ ही आपके पास होता है प्रीमियम प्राइसिंग। प्रीमियम प्राइसिंग आपके पास वो होता है जब आपके पास हाई प्राइसिंग आप चार्ज करते हो हाई क्वालिटी एंड एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट के लिए। जैसे आपके पास आपके प्रोडक्ट हैं हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, हाई एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है, इनके लिए आप बहुत ज़्यादा प्राइस को चार्ज करते हो। जैसे रोलेक्स वॉचेस होती है, मेंटेन प्रीमियम प्राइसिंग। तो रोलेक्स वॉचेस का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इस तरह से इसको आप बोलते हो प्रीमियम प्राइसिंग। तो ये था आज का आपका टॉपिक। इसमें आपने पढ़ा प्रोडक्ट डिसीजन को एंड आपने पढ़ा प्राइसिंग डिसीजन को पूरा कंप्लीटली। इसके अंदर हमने मेथड्स को भी देख लिया, इसके अंदर हमने आपके फैक्टर इन्फ्लुएंस ऑफ प्राइसिंग डिसीजन क्या होता है, प्राइसिंग डिसीजन देख लिया, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देख लिया, इसके स्टेजेस को देख लिया, स्कोप को देख लिया। कल की क्लास में हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन एंड उसके बाद हम करेंगे इसका प्रमोशन। कल की क्लास में हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं होता तो एक क्लास इसकी, 2 क्लासेस इसकी और लग जाएंगी अभी, तो 2 क्लासेस में हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।